लेकिन असल में हम पैदाइशी सोशल वर्कर हैं। हम देख रहे होते हैं वेटर क्यों भाग भाग के चीज़ें लेकर आ रहे हैं, बेचारे को 100 रुपये टिप मिलनी है 200, और कितना हंस रहा है। वो गेट पे खड़ा हुआ शख्स जो दरवाज़ा खोल रहा है, उसकी हाइट छोटी है इसलिए उसको गेट पे खड़ा कर दिया है। मतलब ये क्या है, हमें ये सब चीज़ें नज़र आ रही होती है, बहुत अच्छी तरह नज़र आ रही होती है। तुम्हारी नेकी कबूल नहीं होगी, इंसान को डरा रहे, तुम ऑफिस जा रहे हो, तुम्हें मुश्किलात पेश आएंगी, तुम्हारा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा, तो बंदा टॉयलेट। मुझे तो बहुत हर तरफ से, कभी कोई सियासी पार्टी एमएनए की ऑफ़र करती है, कोई सेनेटर की करती है, कोई एमपीए की करती है। कुछ सालों पहले मैंने ऑब्वियसली बहुत सारे इश्यूज़ तो हमारी कंट्री में हैं, बट कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों को प्रोएक्टिवली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और वैसे ही हमारे पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में, हमारे शहर में एक साहब है जिन्होंने बहुत काम किया है, एंड आई वांटेड टू टॉक टू हिम बिकॉज रमज़ान में हम चाह रहे हैं कि हम एज मैनी पीपल जिनको हम इंटरव्यू करें जो प्रोएक्टिवली कुछ रमज़ान में और वैसे भी लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं। एंड इफ़ यू थिंक अबाउट दीज नेम्स, तो एक नाम ज़रूर दिमाग में आता है, और वो ज़फ़र अब्बास साहब है। कैसे हैं आप सर? तो आप, मैं तो रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि आप तकरीबन मेरी एज में रह के इतना आपने अचीव कर लिया है, एंड दैट्स अ बिग होप इन इटसेल्फ। बड़ा मोटिवेशन है हमारे लोगों के लिए, क्योंकि हमारे लोग बहुत ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करना कि ये गलत है, वो गलत है, वो चोर है, वो चोर है, बट टू प्रोएक्टिवली डू इट। आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली? बचपन से ऐसे थे? नहीं, क्या देखें वो वाले बच्चे थे जो जाके वो लंच ब्रेक में शुरू हो जाते, तुम उसको मारो नहीं, तुम उसको ये अच्छा नहीं, हम तो लंच ब्रेक में जब बैठते थे तो सबका लंच खुद ही हमारे पास हो जाता था। वाली पार्टी हमारा काम अलग था, लेकिन असल में हम पैदाइशी सोशल वर्कर हैं। ठीक है, हमारा देखने का अंदाज़, किसी भी चीज़ को सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। हम किसी की शख्सियत देख के, उसकी गाड़ी देख के, उसका पैसा देख के, उसके महंगे कपड़े देख के मरूब नहीं होते। हम किसी तकरीब में जाते हैं तो हमारी तवज्जो, मरकज़ निगाह जो होता है, दुल्हा के महंगे कपड़े, दुल्हा के भाइयों के महंगे कपड़े, उनके जूते, उनका बड़ी गाड़ी से उतरना नहीं होता। हमारी नज़र में उनके वो रिश्तेदार जो सगे हैं लेकिन उनको इग्नोर किया जा रहा है, वो हमारी नज़रों में वाज़े होते हैं कि सगे चचाएँ, सगी खालाएँ कपड़े अच्छे नहीं पहने, गरीब है तो इसलिए ऊपर नहीं बुला रहे हैं, या उनका कोई एक डिसेबल बच्चा है, ज़हनी माजूर है, या हम हाथ पाँव में बेचारे का कोई मसला है तो उसको ऊपर नहीं बुला रहे कि मतलब हम ये चीज़ें हम देख रहे होते हैं। वेटर क्यों भाग भाग के चीज़ें लेकर आ रहे हैं, बेचारे को 100 रुपये टिप मिलनी है 200, और कितना हंस रहा है। वो गेट पे खड़ा हुआ शख्स जो दरवाज़ा खोल रहा है, उसकी हाइट छोटी है इसलिए उसको गेट पे खड़ा कर दिया है। मतलब ये क्या है, हमें ये सब चीज़ें नज़र आ रही होती है, बहुत अच्छी तरह नज़र आ रही होती हैं। तो ये आपको इनेटली था या आपने सीखा बचपन? देखिए, ये तो पाकिस्तान में है। हम देखते हैं कि भाई वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं, अचानक से एक दिन सुबह वो सोशल वर्कर बन गए। वो बहुत अच्छा गाना गा रहे थे, अचानक एक दिन उन्होंने कहा अच्छा मैं आज से सोशल वर्कर बन जाता हूँ। ये लेकिन अगर जनरल देखा जाए तो सोशल वर्कर पैदाइशी होता है। अब वो देखें ना, घर में 5 बच्चे हैं बिलफर्ज, आप कितने बहन भाई हैं? 2 बहन भाई हैं। अक्सर ऐसा तो कोई मेहमान, जब आप छोटे होंगे बचपन में, अगर बहन आप दोनों की एज 1-2 साल का फ़र्क हो, अगर कोई मेहमान को एक चीज़ लेकर आते हैं तो वालिदैन या तो दूसरी चीज़ भी ला के जैसी देते हैं। बिल्कुल। या कुछ घरों में ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें से एक बच्चा खुद से विड्रॉ कर जाता है। उसको पसंद है वो गुलाब जामुन, लेकिन वो कहता है नहीं मुझे पसंद नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। वो उसको पसंद है खिलौना, लेकिन वो कहता नहीं मुझे पसंद नहीं, मुझे नहीं दिल है। वो कहता है तुम्हारा वाला है। तो इस तरह से जैसे बिलफर्ज, जब आप रोड के ऊपर पड़ा हुआ पत्थर देखें तो हज़ारों गाड़ियाँ गुजर रही हैं, लेकिन अचानक से कोई एक गाड़ी, बुजुर्ग आदमी उतर के आता है, स्टीयरिंग से अपने उस पत्थर को उठाता है, साइड पर रखता है, बगैर किसी उजरत के, किसी से पैसा नहीं मांगता उसको, और चला जाता है। तो उसने दूसरों के लिए आसानी की। आपने अक्सर देखोगे मस्जिद में बहुत सारे बुजुर्ग नमाजी होते हैं जो आते हैं, जा नमाज बिछा रहे हैं, नमाज के बाद वापस जा नमाज तय कर रहे हैं, लाइटें बंद कर रहे हैं, पैसे पे नहीं, फ्री में, कोई तनख्वाह नहीं। मंदिरों में ऐसे लोग होते हैं, गुरुद्वारों में, चर्च में ऐसे लोग होते हैं। तो ये क्या है, रज़ाकार है। तो ऐसे लोग, फिर उनको एम्पैथी तो होती है, दूसरों का एहसास बहुत होता है, पर फिर उसकी वजह से उनको कभी कभी सेंसिटिविटी भी होती है, डिप्रेशन भी, या कभी होता है, कभी ये फील होता है कि यार मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ पर चेंज नहीं दिख रहा, या बिकॉज आप इतना फील, जैसे कहते हैं ना एक आर्टिस्ट बहुत फील करता है चीज़ों की। देखिए उसको अलग अलग चीज़ है। हम जब पैदा हुए हमने देखा कि एक कत्ले आम है ज़बान के नाम पे कराची में। बिल्कुल, ये जलाओ, वो घेराओ, ये मारो। फिर एक अगला टेन्योर देखा कि जी किलिंग हो रही है, और वो एक अजीब 10 लोग मर रहे हैं दिन में, उसमें 6 ज़बान के नाम पे, 4 मज़हब और फ़िरक़े के नाम पे। फिर एक नया दौर है, मालूम हो जी जैकेटें फट रही हैं, खुद का शमला, वही खुद का शमला। क्या जंग हो रही थी इस मुल्क में? किसको जो कुछ हो रहा था इंटरनली हो रहा है जी। उनकी ज़बान पसंद नहीं है, उनका मज़हब पसंद नहीं है, उनका फ़िरक़ा पसंद नहीं है। इन माहौल में फिर
हमने कहा यार हम सुन रहे हैं बचपन से जी, हम कराची में पैदा हुए, 68% रेवेन्यू देने वाला शहर है, 68% रेवेन्यू दे रहा है, 68 सड़कें ही नहीं है। आज की अगर मैं आपसे बात करूं, गलियों में आवारा कुत्ते भरे हुए हैं, कोई बेचारा ऑफिस जा रहा है उसको काट लिया, कोई जख्मी कुत्ते ने काट लिया, उनके घर में जानवर के कांटे से मौत हो रही है, ये हो रहा है। हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र नहीं आया शहर के अंदर, हमें कोई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नज़र नहीं आया, सरकारी नौकरियां कोटे के ऊपर हैं, स्कूल नहीं है, प्राइवेट माफियाज का राज है, प्राइवेट अस्पतालों का राज है, प्राइवेट लैब्स का राज है। तो क्या करेंगे इतनी महरूमियों में आप? तो फिर आप कहते हैं काम करो। हमने काम शुरू किया, रास्ते बनते चले गए, लोगों ने भरोसा किया, लोगों ने देखा यार ये तो किसी मुसीबत ज़्यादा से उसकी ज़बान पूछी नहीं ना, तो माजिर हो, तो सिंधी हो, सराइकी हो, पख्तून हो, बलोच हो, मुसीबत ज़्यादा हो, तुम्हारा शौहर मर गया, तुम बेवा हो, ये लो राशन अपने यतीम बच्चों का। हमारी तो ये लाइन है। और जो डोनेट करते हैं, अगर वो वहाँ से बोलें कि ये सिर्फ पैसे आपको दे रहे हैं, पर ये सिर्फ आप दिएगा मुसलमानों को या सुन्नी लोगों को, तो फिर आप क्या करें? देखें, हम अगर तो वो शख्स मुझे ये बोलेगा कि ये जो मैं आपको पैसा दे रहा हूँ ये ज़कात है और ये सिर्फ गरीब मुसलमानों पे खर्च होगी, हम बोलेंगे ओके डन, ठीक है। अगर वो शख्स मुझे पाबंद करता है कि यार ये मैं आपको चीज़ दे रहा हूँ और ये सिर्फ फलाना फलाना को देनी है, हम बोलेंगे सर आप खुद जाके दे दें, हमारे बस में ही नहीं है। जब आप इतना बड़ा ऑपरेशन रन कर रहे होते हैं जहां आप ये कह रहे हैं कि जिसको जितना राशन चाहिए कोविड में, तुम अपने मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, कोई दुकानदार का लेटर हेड, किसी पान वाले के लेटर हेड पे लिखा हो, जितना राशन लिख के लाओगे हर छठे दिन मिलेगा। छोटा ऑपरेशन है नहीं, 35,000 बोरे 4 महीने तक रोजाना राशन देना आसान बात है। अभी मैं इसमें कैसे सेलेक्ट करूँगा यार? मैं आने वाले बंदे से बोलूँ भूखे से, अच्छा बेटा आपके अब्बू घर में बैठे हैं कोविड की वजह से, इधर आइए, कान में मुझे ये सवाल बताइए, नहीं बेटा आपको नहीं दूंगा, वापस करें राशन मेरा आटा, मुझ में इतना हिम्मत नहीं है। बिल्कुल। तो जो मुझ पर शराइत लागू कर रहे हैं मैं उनसे कहता हूँ यार प्लीज़ आप खुद कर लें। अच्छा, जो सिंध की आपने कराची की और सिंध की बात की कि ये तो आपको क्यों लगता है एज अ सोशल वर्कर, क्योंकि आपने हर तरह के इंसान के साथ, बड़े छोटे सबके साथ आप बैठे हैं, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? सिंध इतना पीछे क्यों है? हमारे पास बलूचिस्तान जितनी इंटरवेंशन तो नहीं है, या हमारे पास इतनी तालिबानाइजेशन तो नहीं है सिंध में, पर फिर क्यों इतना हम पीछे हैं? देखिए मैंने अभी जब और डिवाइडेड हैं, सैलाब में काम किया तो आपने देखा होगा JDC ने किस तरह से काम किया जी। हमने एक आवाज़ लगाई, हमने उसमें बोला कि जी प्लीज़ खुदा के वास्ते, मैंने जनरल वीडियो बनाई टीवी के ऊपर, ये सब दिखाना बंद करो कि आज फलां सियासतदान को जेल में लेकर गए, उनको केला खिलाया और नहीं खिलाया, ये जंग चल रही थी टीवी पे। मैंने कहा सिंध में सैलाब आ गया, 16 लाख मकान बह गए, 1 करोड़ लोग खुले आसमान के नीचे, बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले, उससे पहले इधर तवज्जो करो। 3 घंटे बाद से हमने 500-500 ट्रक राशन निकालना शुरू कर दिया था। हमारी आवाज़ पे इस तरह लोगों ने लब्बैक बोला और हमने बहुत बड़ी ड्राइव की, लाखों बोरे राशन, रेडी फूड, हज़ारों ट्रक, लाखों खैमे, हज़ारों खैमे, लाखों मच्छरदानियाँ, क्या कुछ नहीं किया। लेकिन आप खुद अगर आप बात करें, हमारे पास सड़कें नहीं हैं, हमारे पास स्कूल नहीं है, हमारे पास वहाँ पर कॉलेजेस नहीं है, हमारे पास वहाँ पर आप खुद जानते हैं कभी किसी नाम पे किसी का कत्ल हो जाता है, कभी किसी चार्ज पे किसी को मार दिया जाता है, कोई क्या है, कहीं पर निजी जेलें निकल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैं तो जनरल मैं देखें सिंध में कराची भी है ना, जनरल बात करूँगा यार, लोगों के साथ क्या ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। तो ये हार्मनी कहाँ से आएगी, कैसे आएगी? और ये आम लोगों में ये डिवाइड है या सिर्फ पॉलिसी या जो लोग चला रहे हैं निज़ाम को, वो ये डिवाइड लोगों पे अगर किसी ने ये काम किया है या कुछ लोगों ने इन चीज़ों पे रख के सियासत की है कि तुम ये हो तुम इनको वोट दोगे, तुम ये हो तुम इनको वोट दोगे, तुम्हारा ये मजहब है, तुम्हारा ये फ़िरका है, तुम ये हो तुम वो। यार मैं आपको लेकर चलता हूँ अभी UAE, हम दुबई चलते हैं, हो सकता है किसी पाकिस्तानी का ही हेयर सलून हो, छोटी सी दुकान होगी उसकी, जमीन से लेकर छत तक के साइज का पोल लगा होगा और इतना बड़ा UAE का फ्लैग लगा होगा और इसी तरह 3 फ्रेम में उनके प्रिंसों की तस्वीरें है ऐसा। बिल्कुल ऐसा है। मैं और आप कराची में बहुत बड़े मार्ट में चलते हैं, सबसे बड़े मार्ट में चलते हैं, या किसी भी शहर में चलते हैं, क्यों नहीं लगा रहे हो भाई तुम? क्यों शर्म आ रही है तुम्हें? ऑन करो यार, फखर से बोलो। ओ भाई हम ही लोग तो हैं जिन्होंने पता नहीं कितने मुल्कों को जहाज उड़ाना सिखाए, कितने मुल्कों को एयरपोर्ट बना के दिए, कितने मुल्कों को निज़ाम बना के दिया इकोनॉमिक्स का, कितनों को। शर्म किस बात की है यार? दूसरे मुल्क में जा रहे हो, अपनी शनाख्त छोड़ के अगली की शनाख्त में बड़ा अमल कर रहे हो भाई। तो बात यह है कि हमें एक परचम के नीचे मुत्तहद होना पड़ेगा, हमारी लाइन बड़ी क्लियर होनी चाहिए, बड़ी प्राउडली बोले। देखिए मैं अभी तुर्की में काम कर रहा था ज़लज़ले में,
हम गाजी एंतब गए जो इस्तांबुल से 18 घंटे दूर था। किसी भी शहर में गए, कहीं भी गए, कौन हो, तुर्क। अब मैं और आप चलते हैं कहीं पर, हम भी किसी शहर में जाके सुबह पूछते हैं तो वो क्या बोलेगा? सिंधी, पंजाबी, सराइकी, जो भी। यार पाकिस्तानी बोल दो ना यार। तो अब बात ये कि इसमें लिए काम की ज़रूरत है। और टर्की आपका पहला इंटरनेशनल मिशन था? हाँ बिल्कुल। ओके, तो उसमें आपने क्यों सोचा कि टर्की में जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना? बहुत सारे लोग अगर ये बोल रहे हैं कि इतने बड़े पाकिस्तान में मसले चल रहे हैं तो उधर आप क्यों जाएंगे? देखिए, जेडीसी एक इंटरनेशनल इदारा है। अगर जेडीसी अमेरिका के अकाउंट में कोई शख्स पैसे दे रहा है कि ये तुर्की में खर्च करने, तो मैं उसको कैसे कराची में खर्च कर सकता हूँ? सही। मैं अक्सर कराची में भी कैंपेनें चलती हैं कि जेडीसी जो है वो जो दस्तरखान पे खाना खिला रही है या जो पार्सल लोगों के घरों पे खाना दे रही है वो बंद करके उन पैसों का मिडिल क्लास फैमिलीज़ के घरों में राशन डलवा दे। मुमकिन नहीं है। मुझे इन साहब ने पैसा दिया है कि ये पैसे का तुमने रोटी खिलानी है लोगों को। सही। मैं कैसे उसके बदले में कपड़ा खरीद के किसी को दे दूं? मैं जेडीसी इन पैसों की सड़कें क्यों नहीं बनवा रही? जेडीसी टूटी हुई सड़कें नजर नहीं आ रही? नजर आ रही है। मैं तो जेडीसी के काम कौन शोर करता है भाई? हाँ। लेकिन बात यह है कि मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो आया है कि ये दूध है, आपने गरीब बच्चे तक पहुंचाना है। सही। मैं उस दूध को बेच के आपके लिए सड़क बनवा दूं, मैंने उस गुनाह को कौन झेलेगा? उस खयानत को कौन झेलेगा? बिल्कुल। हाँ, अगर मेरे पास कोई डोनर आता है और आके बोलता है जफर अब्बास हमें सड़क बनवानी है, हमने बनवाई है सड़कें 2010 में, तो मैं उसकी सड़क बनवाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास इसकी सब का पैसा ही नहीं है तो मैं आपकी। और बात ये सोचने वाली बात है यार, हमारे ऑफिस में हम अभी 40 नौकरियां आई थी, ठीक, हमारे यहाँ जेडीसी में। तो वो हम सनरेज के साथ मिलकर प्रोग्राम कर रहे हैं। हम 20 लाख खानदानों को मरहलावार 6-6 महीने तक राशन पहुँचाएंगे फ्री में, तो ताकतवर पाकिस्तान के नाम से। तो हमने उसके लिए राइडर वेरिफिकेशन के लिए 40 आई थी। यकीन करें मास्टर्स लड़कों की सीवियाँ आई हैं कितनी? 15,000 से ज़्यादा। 15,000 ख़ानदान इस उम्मीद से बैठेंगे हमारे घर में फ़ोन बजेगा और जेडीसी वाले बोलेंगे आ जाओ तुम्हारे पापा की नौकरी लग गई है, 50,000 रुपये तनख्वाह है, उसमें 15,000 फ्यूल के 35,000 मिलेंगे। और मास्टर्स करने के बाद लोगों के घरों में जाके मालूमात करनी है दिन भर कि जिन्होंने एप्लीकेशन जमा कराई है सच है कि झूठ है। ऐसा होता है दुनिया में कि मास्टर्स लोगों के साथ? किस हम मुर्दा दिल से उनको फ़ोन करेंगे? तो मैटर ये कि 35,000 क्या है? $100, $100 यूके में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप 3 घंटे जाके किसी पेट्रोल पंप का वॉशरूम धोएं, कितने पैसे मिलेंगे? उसमें भी आपको $20-30 तो मिलेगा ना। 3 घंटे कितने हो गए? तकरीबन 100 ही हो जाएंगे। हाँ। और यहाँ पूरे महीने का क्या दे रहा है? तो भाई इसके खिलाफ कब जागेंगे लोग? हुक्मरान कब गौर करेंगे कि उनके लोगों के साथ क्या हो रहा है, कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं? मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, 1 महीने 1.5 महीने पहले 850 रुपये में 30 किलो आटा आ रहा था। अभी 850 का 5 किलो आटा नहीं आ रहा। और रमज़ान में पता नहीं कहाँ जाके पहुँचेगा वो। तो रमज़ान में तो बहुत ही तबाही होनी है। हमने तो एक मुहिम शुरू कर दी है। एक तो ये प्रोफेशनल जो गदागर इनका बाइकआउट होगा। बिल्कुल। ये मैंने वीडियो आपकी देखी थी, थोड़ा लोगों को एक्सप्लेन करें, क्योंकि मुझे पता है लोग देखिए किसी की नीयत ख़राब नहीं होती जो देता है उसको, बिकॉज वो तो समझ रहा है कि यार हाँ बेचारा क्यों समझ रहा है, उसको ये क्यों नहीं नज़र आ रहा कि उसके ख़ानदान के 40 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके पास खाने को नहीं है, रिश्तेदार हैं आपके, लेकिन आप उनसे मिलना इसलिए पसंद नहीं करते कि उनके पास आपके मॉडल की गाड़ी नहीं है, उनकी बीवी आपकी बेगम जितनी ग्लैमरस ड्रेसिंग नहीं करती है, उनके बच्चे आपके बच्चे जितने महंगे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, उनकी घर की गलियाँ आपके घर की गलियाँ जितनी चौड़ी नहीं हैं, तो इसलिए आप उनसे मिलना पसंद नहीं करते। लेकिन आपको जवाब तो देना पड़ेगा क़यामत को। बिल्कुल। कि तुम्हारी सगी खाला के बच्चे भूखे सोते थे जब तुम्हारे घर में इतना खाना कूड़े में फेंका जाता था। तुम्हारी न्यू ईयर की पार्टी में जितना खर्च होता था ना उतने में तुम्हारा पूरा खानदान साल भर खा सकता था। तो बात ये कि आप अपने लोगों को देखिए। ये प्रोफेशनल गदागर, मैंने आज सुबह एक इंटरव्यू लिया फ़कीर का, तो वो मुझे मिला, कहने लगा कि मैंने कहा भाई तुम दिन में कितना कमा लेते हो? कह रहा मैं क्यों बताऊँ? मैंने कहा सच बताओगे तो मैं 1,000-2,000 रुपये दे दूँगा। कहने लगा दिन में 3,000 रुपये कमा लेता हूँ। तो मैंने कहा ये बच्चा उसकी गोद में था, तो मैंने कहा करते क्या हो? कह रहे कुछ कर्जा लिया हुआ, 1,500 रुपये कर्जे में दे देता हूँ, 1,500 रुपये मेरा दिन का खर्चा है फैमिली का मेरी। मैंने फिर वीडियो में बोला कि ये तो 90,000 रुपये महीने कमा रहा है, फिर इसकी बीवी भी कमा रही है, इसकी बेटी भी कमा रही है, जितने बेटियाँ जितने बच्चे हैं, तो ये तो महीने का 5.5-6 लाख रुपये कमा रहे हैं। क्या किसी मास्टर्स लड़के को कराची में 50,000 रुपये की नौकरी मिल रही है? तो अभी माफियाज नहीं है। मैंने पर्सनल एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने बताया कि ये दुकानदार दिन में 60-70 फ़कीरों को 10-10 रुपये करके देते हैं, तो 600 रुपये बन जाता है एक दिन में एक दुकानदार का।
महीने का 18,000 रुपये बन गया। ये जो 1 लाख दुकानदार, कराची में दुकानदार 2.5-3-4 लाख से ज़्यादा है। अगर 1 लाख दुकानदारों की बात की जाए तो आप सालाना 32 अरब 40 करोड़ रुपए सिर्फ इनको दे रहे हो। क्यों? और अगर 32 अरब 40 करोड़ को मैं सिर्फ 20,000 रुपये के राशन से डिवाइड कर दूं तो 16 लाख खानदानों को हम राशन दे सकते हैं। और अगर हम 16 लाख को 12 से डिवाइड कर दें कि भाई हम हर महीने देना चाह रहे हैं, तो 1,32,000 खानदानों को हर महीने 20,000 रुपये का राशन देंगे। ये ले भाई, तेरे बाप की तनख्वाह 40,000 रुपये है ना, जो किराए और बिजली के बिल में खत्म हो जाती थी, राशन गिफ्ट है। ये कौन लेके जा रहा है पैसा? मैंने आज सुबह जब उन फकीरों से बात कर रहा था, एक और फकीर अपने बेटे को लेके आ गया। पहली मैं शक में आ गया, बाप की शक्ल कुछ और, बच्चे की कुछ और, ये कैसे बेटा बोल रहा है इसको अपना। ठीक है भाई, क्या हुआ? वो बच्चा मेरा खेलना तो उसके यहाँ से पूरी कलाई उड़ गई, खेलते में कलाई उड़ गई, और जो हाथ कटा है यहाँ से पूरा कलाई हट गई, तो हाथ से किसी ने सिलाई की, खून टपक रहा है। ये वीडियो मेरे पेज पे देख लीजिएगा जेडीसी में। और इतना हाथ और मस्जिद काला हो चुका है, जो यहाँ से मस्जिद कटेगा। तो मैंने कहा इससे क्या हुआ, नुकसान फायदा? कह रहा क्या हो गया भाई, दिहाड़ी डबल हो गई। मैं बाप हूँ, मुझे 700 रुपये मिलता है दिन का, ये बच्चा है इसको दिन का 1800 से 2,000 रुपये मिलता है। 60,000 रुपये बच्चा कमा रहा है, 7,20,000 रुपये महीना। अब उसका हाथ किसने काटा होगा, क्या होगा, ये तो मैं तो पता नहीं है। इन इदारों की जिम्मेदारी हो, देख लें जाके। फिर मैंने खड़े खड़े वहीं सुबह 6 बजे गिनवाया कि कितने फकीर खड़े हैं, सिर्फ ये गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैमरा यूं ऊपर के फुटपाथ पे गिन लो कितने बैठे हैं, 20 वो बैठे हैं। ये एक पॉइंट है भाई। अभी रमजान जैसे ही शुरू होगा, ये गाड़ी के आगे आएंगे, आके बोलेंगे अगर अल्लाह तुमने हमें नहीं दिया, तुम्हारा रोजा कबूल नहीं होगा, तुम्हारी नेकी कबूल नहीं होगी। इंसान को डरा रहे, तुम ऑफिस जा रहे हो, तुम्हें मुश्किलात पेश आएंगी, तुम्हारा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। तो बंदा पहले ही डरा हुआ है, नौकरियां हैं नहीं, परेशानी है, माँ की दवाई है, बेगम प्रेग्नेंट है, कहाँ से कुछ नहीं, लोगों के हालात तो तबाह। मैं यही तो डर रहा हूँ कि ये इतना बड़ा डिफरेंस जो है हुक्मरानों में और आवाम के बीच में, तो एक हुक्मरान तो नहीं दर्द समझ सकता ना, उसको क्या मालूम। वो तो इस पे परेशान है कि यार हमारी गाड़ी जो हम कल तक लेते थे 20 करोड़ की, वो 40 की हो गई है यार, ये क्या हो रहा है। वो गरीब आदमी ने बाइक छोड़ दी है यार, वो कह रहा है मैं 9,000 का महीने का पेट्रोल ही नहीं डलवा सकता। अब क्या हो रहा है, 3 दोस्त मिलके एक बाइक पे जाते हैं, एक दिन तुम पेट्रोल डालोगे, एक दिन मैं, एक दिन ये, कारपूल। 2 बसें चेंज करके अगर आप सफर कर रहे हैं तो एक बस ले रही है 80 रुपये, अगली बस ले रही है 80 रुपये, 160 रुपये जाने का, 160 आने का। तो अगर 320 रुपये या 340 रुपये पर डे लग रहा है, 9,000 रुपये 25-26 दिन का बन रहा है, तो तनख्वाही 16,000 है यार बंदे की, ये 20,000 तनख्वाह है। बिजली का बिल, घर का किराया, लोग कैसे जिंदा है किसी को नहीं मालूम। से इंटरेस्ट भी नहीं है, कौन सोचेगा। आवाम तो रहती है फेडरल एरिया, बफर जोन, शादमान, नागन, नई कराची, नॉर्थ कराची, खारदर, मीठादर, उस्मानाबाद, नयाबाद, सदर, लाइंस एरिया, शाह फैसल, मली, लांडी, कोरंगी, आवाम तो यहाँ रहती है। 80% आबादी है भाई। बिल्कुल। इनकी किसको फिक्र है? इनकी तो गलियों में आपकी गाड़ी नहीं आ सकती हुक्मरानों की। इनका तो कोई नहीं सोच रहा। तो हमारे हुक्मरान क्यों हम आम लोगों में से क्यों नहीं उठाते, ये मुझे नहीं पता। आपका कोई है फ्यूचर? नहीं, मैं तो सोशल वर्कर हूँ। मुझे तो बहुत हर तरफ से, कभी कोई सियासी पार्टी एमएनए की ऑफ़र करती है, कोई सेनेटर की करती है, कोई एमपीए की करती है, मेरी लाइन ही नहीं है। मैं अपने लोगों को देखता हूँ यार, इनके लिए हम इतना दौड़ रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है, कैसे करते हैं। मैं अभी आप यकीन करें, बदर एक्सपो के मालिक के पास से उठ के आ रहा हूँ, मैं सुबह से उनके पास बैठा हुआ था। मैंने कहा यार आप इतनी बड़ी एग्जीबिशन कराते हो जिसमें दुनिया जहान की मालिक आते हैं, वो देखते हैं, जो तैयारे जहाँ आर्मी की एग्जीबिशन आप करते हो, बिल्कुल इतने बड़े ऑर्गेनाइजर हो आप, इतनी बड़ी एक्सपो लाइफ स्टाइल करते हो, एक एक्सपो तारीफ में पहली बार कर दो, बचत एक्सपो 2023 के नाम से। यार लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। यही कंपनीज पूरी दुनिया में लोगों को फलाना इवेंट आ गया, क्रिसमस आ गया, ईस्टर आ गया, 25% डिस्काउंट देती हैं। बल्कि इंतहा ये है कि टेस्को ने अभी रमज़ान के लिए दे दिया यार 25% डिस्काउंट। मैंने देखा ये। तो यार फिर ये पाकिस्तान में क्यों नहीं दे रही? और मैंने कहा चलो तुम डिस्काउंट दे, CSR फंड डाल दो। तो उनको राज़ी करके आया हूँ। अच्छा। और ये रमज़ान का जो पहला हफ्ता है, उसके बाद 3 से 4 दिन का हफ्ता एक्सपो सेंटर में बचत एक्सपो लगने जा रही है। ज़बरदस्त। सिर्फ इसलिए कि लोग बेचारे जिनके पास राशन के पैसे पूरे महीने के बजट के 25,000 रुपये हैं, उसमें अगर उनका 20 दिन का राशन आना है, उसी पैसों में 30 दिन आ जाए, उसके बच्चे पूरे 30 दिन खाना खा के सैरी करें, खाली पेट ना रहे, और रात में भी उनके दस्तरखान पे एक डिश लंबे पानी की दाल हो, लेकिन हो। ये नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बड़े अजियतनाक चीज़ है कि माँ बाप सुबह उठें, सैरी के टाइम पे सर पकड़ के बैठे रहें, खाने को कुछ नहीं है, नहीं उठाओ बच्चों को। स्कूल के टाइम पर उठाएं, अरे बेटा हमारी भी आँख देर से खुली, तुम भी नहीं उठ सके, चलो खाली पेट आज रोज़ा रख लो। और दिन भर माँ बाप इस टेंशन में रहें कि पैसा तो बिजली के बिल और किराए में चला गया, बच्चे अफ्तारी में क्या खाएंगे। अब तो वो ज़माना भी गया जो हम देखते थे, आज से 2-3 साल पहले लोग एक दूसरे घरों में अफ्तारी भेजते थे। आप तो उम्मीद बन जाती थी
कि चलो किसी के घर से थोड़ा सा चना आ गया, कहीं से पकौड़े आ गए, बाप ने कहा नहीं मैं तो खाता ही नहीं हूँ बेटा, माँ ने बोला नहीं मुझे ही पसंद नहीं, बच्चों ने, दोनों बच्चों ने खा लिया 3, अभी तो लोगों ने वो भी देना बंद कर दिया, लोग अपने बच्चों को नहीं खिला पा रहे, किसी के घर गया, हालात खतरनाक हद तक आ चुके हैं, हुक्मरान नहीं सोच रहे हैं। आप JDC का जो नया प्रोजेक्ट आप मुझे बता रहे थे उसके बारे में थोड़ी बात करिएगा। देखिए हम किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, 100 रुपये की पर्ची बनी है, 200 रुपये की पर्ची बनी, डॉक्टर ने दवाई दी, डॉक्टर टेस्ट लिख देता है, भाई अब आपकी भी ये बीमारी ढूंढनी है भाई, अब टेस्ट कराने जाओ जी 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 1 लाख का टेस्ट है, तो क्या कराएगा मरीज? वापस आएगा बोलेगा डॉक्टर साहब पेन किलर लिख दो, जो भी है तक जिंदा रहेंगे दर्द खत्म होता है, बस जिंदगी छोटी होगी ना, हो जाए, बच्चों पे बड़े नहीं डाल सकता मैं, मुझे तो मरना ही है, कभी ना कभी मैं मर जाऊँ, बच्चे मेरे 2 लाख के मखरूज हो जाए, पैसे कहाँ से उतारेंगे? हमने क्या किया, हमने दुनिया में रिसर्च की कि सबसे बेहतरीन लैब का प्लांट क्या है, मालूम हुआ जी फला प्लांट है, ये अमेरिका से मिलेगा, जर्मनी से मिलेगा, इसके जो प्रोफेसर इसको रन करेंगे अमेरिकन होंगे, ये होंगे वो होंगे। हमने वो अरबों रुपए की डील की कंपनी से, नुमाइश औरंगी में जगह खरीदी कई 100 मिलियन की, वहाँ उतार दिया, और रिपोर्ट आ रहा है, खून की ट्यूब को उठा रहा है, तस्वीर खींच रहा है उसकी रिपोर्ट ही, उसके ऊपर जो बारकोड लगा है वो चलता हुआ जा रहा है, सारे टेस्ट हो रहे हैं, होके आएगा, ये लीजिए आपके टेस्ट, 80,000 रुपये बिल था, 1 रुपया नहीं देना, लैब का नाम ही फ्री लैब रख दिया। थैलीसीमिया और खून के जो लैब्स हैं वहाँ पैसे का बिल बहुत ज़्यादा होता है। मैंने सनरिच कंपनी के मालिक हैं उनको फ़ोन किया, फ़र्रुख अमीन साहब को, मैंने कहा भाई ये आप बनवा दो, उन्होंने डन, हम बनवा। वाह, इंतहा तो ये थी, अभी 3 दिन पहले एक साहब आए ऑफिस में, मैं तो सो रहा था, घर पे था, तो उन्होंने बोला मेरे बच्चे की मैयत 3 दिन से रखी हुई है, अगर आप लोग पैसे दे दें खबर के, मैंने मॉर्चरी के पैसे कर लिए हैं, जो 3 दिन रखा उसका भी तो पैसा देना होगा 5-7 हज़ार, तो मुझे मैयत दफनानी है। तो लड़के ने कहा ठीक है वेरीफाई करवा दें। लड़का साथ गया, जहाँ रखी तो उसने बोला वल्ला ये मैयत इसलिए रखी हुई 3 दिन से, दफनाने के पैसे नहीं है, 22,000 रुपये इसका खबर के। फ़ौरन उनको खबर के पैसे दिए, उनसे बोला मैयत बस के पैसे, उसने कहा नहीं मेरे रिश्तेदार ही नहीं है, गरीब लोग हैं हमारे, तो कोई आएगा भी नहीं, और आपको खुद पता है गरीब मर जाए तो मेरे रिश्तेदार कहाँ आते हैं, अमीर भले दूर का हो, मर जाए तो पूरा दूर पड़े के भी रिश्तेदार आते हैं। आप यकीन करें हमने एम्बुलेंस दी उनको अपनी फ्री में, तदफीन। अब हमने क्या किया, हमारा जो प्रोजेक्ट पीछे रेडी, हमने कब्रिस्तान बना दिया फ्री। हमने हीनो कंपनी से करोड़ों रुपए की बसें खरीदी हैं, बस के ऊपर लिखा क्या है 2023 का मॉडल, JDC फ्री मैयत बस सर्विस। कराची में 1600 लोग अपनी मौत मरते हैं रोज़ाना, बहुत बड़ी आबादी है, 4-5 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर है। हमने क्या किया, हमने कहा शहर के अंदर मुर्दा खाने की ज़रूरत है, हमने बॉक्सेस वाली 1000 मैयतों की, दुनिया की सबसे बड़ी मॉर्चरी की बुनियाद है, 200 मैयतों का बॉक्स बिल्डिंग रेडी हो चुकी है। मैयत दाखिल हुई, रजिस्ट्रेशन कराई, बॉक्स में रख दी, 1 दिन रखें, 2 दिन रखें, 3 दिन रखें, उसके बाद मैयत वहाँ से निकली, उल्टे हाथ पे बड़े गुस्ल खाने बना दिए, औरतों के अलग मर्दों के अलग, मैयत का गुस्ल वो वहाँ से निकले, एम्बुलेंस लगी हुई चलेगा। अच्छा नहीं यार हमें तो मैयत बिलफर्ज सखर लेके जानी है, अब मैयत का जो बॉक्स बनेगा ना कोफिन बॉक्स, वो भी फ्री है, कहाँ से लाएगा कोई यार? मैयत रखने के 10,000 रुपये, मैयत के गुस्ल के 5,000 रुपये, कफन के पैसे 12-15 हज़ार रुपये का बॉक्स, फिर एम्बुलेंस के पैसे, लो भाई फ्री का बॉक्स दे दिया आपको। अब भाई बॉक्स नहीं चाहिए हमें तो दफनानी है मैयत, मैयत बस चाहिए, मैयत बस दे दी आपको, लेटेस्ट लग्जरी तरीन बस दे दी। अब कब्र कहाँ से ले भाई 40,000 रुपये की, फ्री कब्रिस्तान दे दिया, 50 साल तक कब्र भी नहीं लेंगे। हम इन लेवल्स पे काम कर रहे हैं। हम शहरी करते थे, लोगों को खिलाते थे, उसमें लोग अपनी फैमिलियों के साथ आते थे हर इलाके, क्योंकि हम JDC सबको पता है JDC सदका खैरात नहीं खिलाते। लोड आया भाई, लोग घरों में भूखे बैठे हुए। हमने अभी आज सुबह से अब तक मैं सिर्फ अपने डोनर से बात कर रहा हूँ कि भाई डेली पार्सल कितना दोगे वो बताओ। चलो ये तो 10-20-40 हज़ार जो लोग मियाँ बीवी बच्चे आते हैं, भले वो कराची के भाई कोरंगी से आए, लांडी से आए, फेडरल विलेज कहीं से भी, वो तो यहाँ खाएं, जो घरों पे उनके लिए बताओ। अब वो मैंने सब रेडी किया है, आज रात में वीडियो बनाऊंगा कि भाई कराची के वो इलाके जिनके लड़के चाहते हैं खिदमत करना और उनको पता है इलाके में सफ़ेद पोश घर कितना खाना जा रहा है, वो हमसे मिलने भी आके डेली रात में रमज़ान को 12 बजे रात में आओ, रेडी फूड लो, जाओ अपने घरों में मुस्तैद जो भी सफ़ेद पोश चुपचाप दे दो, ना थैली पे प्रिंट होगा कुछ, साफ सुथरा सादा सा थैली होगी, जाके दे देना, उनके बच्चे भी पेट भर के खाना खाएं, इबादत करें रमज़ान का महीना पूरा। लोग जो आपसे आपके साथ वॉलंटियर करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है पर हमारे पास टाइम है, वो कैसे वॉलंटियर कर सकते हैं? देखें JDC के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, JDC का IT सिटी चल रहा है, 1-1 लाख रुपए का कोर्स फ्री में कराया जा रहा है, हर 2 महीने में 10,500 बच्चों को पढ़ा के निकाला जा रहा है। घर जाओ, $200, $400, $500 कमाओ, वहाँ आ जाए, फ्रीलांसर खिदमत दे दें, कोई
या फ्री वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। जेडीसी के डायलिसिस सेंटर्स गली गली खुलते जा रहे हैं, सब में फ्री है, वहाँ थोड़ा टाइम दे दें। जेडीसी के जितने दस्तरखान है वहाँ कोई टाइम दे दें। जेडीसी के जो भी प्रोजेक्ट है, लैब है, मुर्दा खाना है, जेडीसी के IT सेंटर्स है, जेडीसी के एजुकेशन सेंटर्स है, जहाँ दिल जाए अपनी सर्विसेज दें। किसने रोका है? जबरदस्त खुला। और जेडीसी तो खुला बोलती है भाई, जो सीखना है, जैसी मदद चाहिए आ जाओ। That's great. Thank you so much, Zawar bhai, for coming. I hope आप, हम दुआ करते हैं कि आप ये काम करते रहें इंशाल्लाह। एंड अगर जब भी हमें आप चांस देंगे तो हम चाहेंगे कि हम भी आएँ और वॉलंटियर करें और उसकी भी एक वीडियो बनाएं ताकि लोगों को दिखाएं। बोलता हूँ आप आएँ, लैब देखें खड़े होकर कि मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ आया, क्योंकि देखें अभी आप सुनेंगे प्रोपेगेंडा होगा, वो डॉक्टर माफियाज जिनको लैब्स 50% वापस करती हैं गिफ्ट हर मरीज़ का, वो तो चीखेंगे ना यार ये क्या हो रहा है। तो फिर हमें अभी उनके लिए भी अदालती मुकाबले करने हैं, कानूनी मुकाबले करने। आप हमारे डायलिसिस सेंटर देखें, क्या दुनिया की नंबर 1 कंपनी की मशीनें लगी हैं। एक मरीज़ महीने के 3 लाख रुपए तो नहीं दे सकता ना, नहीं दे सकता जब तक कबर में नहीं जाएगा डायलिसिस होना है, अगर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। बिल्कुल। क्यों फ्री में जेडीसी कर रही है? एक एक मरीज़ पे करोड़ों रुपए कैसे खर्च हो रहे हैं? ये सब करीब से देखें, इसको बनाएं, वीडियोस लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारे खिलाफ तो माफिया सारा साल झूठे प्रोपेगेंडे करते जाते हैं। क्योंकि वो तो ईदी साहब के खिलाफ भी मैंने बहुत, पता नहीं क्या बड़े होते, क्या इतने अच्छे। असल में हम तो माफियाज को हिट कर रहे हैं ना डायरेक्ट। हम तो हर माफिया को, आप देखिए ना, हम के इलेक्ट्रिक वाला मामला हमने स्टैंड लिया तो आज 6.5 लाख पोलो बैठते हैं वही कराची। तो बात है कि हम माफियाज से बगैर डरे हम मुकाबला करते हैं। नहीं, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नाइस टू फाइनली मीट यू ज़फर भाई। थैंक यू गाइस। एंड प्लीज़ अगर आपने खुद जैसे जेडीसी की डायलिसिस सेंटर, वो जो भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप खुद जाएं, जस्ट वॉक इन, बोल रहे कि मुझे ये हेल्प चाहिए या मैं ये वॉलंटियर करना चाहता हूँ। आई थिंक हम सब का दिल अच्छा है, साफ़ है, हम सब चाहते हैं एक दूसरे की हेल्प करें, बट द हेल्प हैज़ टू गो थ्रू अ फॉर्मुलेटेड नाइस चैनल। जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं, जिनका आपने देखा है एक्शन, तो फिर उसके उनको जाके हेल्प करें ताकि जो भी आपकी वॉलंटियरिंग है या डोनेशन है वो सही जगह जाए। थैंक यू गाइस। थैंक यू। आपका शुक्रिया।